यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे मॉडल पेपर 1 के बारे में। क्या मॉडल पेपर 1 के भौतिकी के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, आज सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही आता है। तो चलिए आज का सेशन बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आज इसमें मॉडल पेपर 1 फिजिक्स का जो है उसमें हम देखेंगे कि खंड व क्या खंड व में मतलब गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि सब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न दो प्रकार के आता है, लघु उत्तरीय और दूसरा आता है दीर्घ उत्तरीय। तो आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में सॉल्यूशन करेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी मॉडल पेपर 1 में है सभी का आज विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इतना ही नहीं, इसमें हम यह भी देखेंगे कि हमें अपने एग्जाम में क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि निम्न इस तरह से है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब सिंपली यहाँ पे बोल दिया है कि मतलब इसमें से 1 से लेकर 20 तक क्या रहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, उसमें से क्या करना है कि 10 ही का उत्तर देना। मतलब आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपको टोटल 20 लघु उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको मात्र 10 का आंसर देना। तो सबसे पहला प्रश्न जो मॉडल पेपर 1 का है, मॉडल पेपर 1 का पहला प्रश्न था नोमेरिकल था, उसको हटा दिए हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न से देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें बताइए। क्या पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें बताइए। तो तब इसको हम किस तरह से बताएंगे कि तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। क्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो यहाँ पे दे दिए उत्तर और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन ब्लैक पेन से लिख के। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। क्या जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या होती है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश किरण क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। यहाँ तक हम लिख देंगे डिफिनेशन। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर बना देंगे, कंडीशन 3 को दिखा देंगे, कंडीशन ए, कंडीशन बी और कंडीशन सी। यहाँ पे क्या है, इस तरफ है क्या विरल माध्यम और इस तरफ है मतलब विरल माध्यम, इस तरह से हो गया सघन माध्यम। मतलब क्या है कि जब प्रकाश के किरण जो होता है कि सघन माध्यम से, तो इस साइड है सघन, तो इस साइड से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। उसके बाद क्या है, जब आपतन कोण का मान, आपतन कोण यहाँ है और उसके बाद आपतन कोण का मान क्या होता है कि क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। क्या क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट आता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद क्या है इसमें दूसरा पार्ट इसका कि इसकी शर्तें बताइए। क्या करना है कि इसकी शर्तें बताइए, मतलब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या शर्त होता है। तो चलिए इसके शर्त को देखते हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित शर्त हैं। क्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित शर्त हैं। आप देखते जाइएगा कि लिखने का जो टेक्निक होता है, तरीका होता है, किस तरह का होता है। तो एक में दे देंगे कि प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्या पहला कंडीशन, पहला शर्त क्या है कि प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्या आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। मतलब आप 2 नंबर वाला प्रश्न है तो 2 को इसका शर्त लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि क्रांतिक कोण को परिभाषित करें। क्या क्रांतिक कोण को परिभाषित करें, तो बस यही लिखेंगे, ब्लैक पेन से उत्तर दे करके यहाँ लिख देंगे क्रांतिक कोण, हेडिंग बना दिए। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि क्रांतिक कोण कहते हैं किसको। तो सबसे इसमें हम लिखते हैं
कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में, क्या क्रांतिक कोण जो है सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्या है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण का मान 90 डिग्री होता है, और इसे आईसी द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब क्रांतिक कोण को जो है आईसी के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक हम लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि एक फिगर बना देंगे। इस तरह से फिगर बनाए, यहाँ पे हो गया मतलब इस सघन माध्यम इस साइड हो गया और इस साइड हो गया विरल माध्यम। तो इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश के किरण यहाँ जा रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना दिए। अब μ1 के जो हवा में मान होता है 1। सिंपली हम इस तरह से फिगर एक बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा वर्णन कर देंगे, लिख देंगे कि अधिक क्रांतिक कोण का मान 90 मान आईसी हो। क्या क्रांतिक कोण का मान आईसी हो तो स्नेल के नियम से, क्या स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब परावर्तन कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो हो जाएगा μ1 sin आई इक्वल टू μ2 sin आर। क्या μ1 sin आई और उसके बाद क्या हो जाएगा μ2 sin आर। तब μ1 sin आई सी, यहाँ पे क्या होगा आई का मान हो गया आई सी बराबर हो जाएगा μ2, यहाँ μ2 था तो μ2, उसके बाद साइन है तो साइन आर का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब μ1 को हम क्या μ1 बराबर लिखे थे म्यू, तो यहाँ पे म्यू साइन आई सी। उसके बाद क्या हो जाएगा कि 1 इंटू 1, क्या है 1 इंटू 1 कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और μ2 का मान भी कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1। इसलिए चूंकि फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि हो जाएगा कि साइन आई सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम यहाँ से निकाल लेंगे कि साइन आई सी बराबर हो जाएगा, इधर 1 है तो इधर म्यू जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा म्यू। और उसके बाद यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि आई सी बराबर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे साइन है इसके साथ गुना में बराबर के उस साइड जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो आई सी इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 बटा म्यू हो जाएगा। यही है क्या क्रांतिक कोण के लिए। मतलब सिंपली आप समझिए कि क्रांतिक कोण को यदि पूछ दे कि परिभाषित करने के लिए कि या क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, या क्रांतिक कोण को परिभाषित करें, तो वो परिभाषा लिख के यहाँ तक हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर बतावे। क्या प्रकाश एवं पदार्थ तरंग में अंतर बतावे। तो ये अंतर लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि यहाँ पे उत्तर दे दें, उसके बाद बोला अंतर लिखने के लिए प्रकाश तरंग और पदार्थ तरंग में क्या बोला अंतर। तो इस तरह से बीच में एक डैश खाट मतलब एक पाई दे देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ए नंबर में कि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। क्या प्रकाश तरंग जो होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, जबकि पदार्थ तरंग डी ब्रोगली तरंगे होती है। उसके बाद दूसरा है क्या प्रकाश तरंग का तरंगदैर्ध्य प्रकाश तरंग के तरंगदैर्ध्य के समान होता है। क्या प्रकाश तरंग के जो तरंगदैर्ध्य होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के समान होता है, जबकि पदार्थ तरंग का तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू एच बटा पी से प्राप्त किया जाता है, जहां पी बराबर क्या होता है संवेग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है कि एक्स किरण के उपयोग को लिखें। क्या एक्स किरण के उपयोग को लिखें। तो 2 नंबर वाला प्रश्न है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, शब्द पर विशेष ध्यान देना है, शब्द सीमा पर कि लिमिट शब्द में। 2 नंबर का है, उसके उपयोग को बोला लिखने के लिए, बस 2 उपयोग हम लिख देंगे। तो यहाँ पे दे देंगे कि एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा एक्स किरण के उपयोग निम्नलिखित है। तो सबसे पहला हो जाएगा कि एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। क्या कहता है एक्स किरण का जो उपयोग होता है चिकित्सा विज्ञान डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक्स किरणों द्वारा क्रिस्टलों की और उनके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की जानकारी मिलती है। मतलब एक्स किरण के द्वारा जो होता है क्रिस्टल और उनके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की जानकारी मिलती है। इतना हम लिख देंगे एक्स किरणों के उपयोग में। छठा प्रश्न हमारे पास है कि नाभिकीय घनत्व से आप क्या समझते हैं। क्या नाभिकीय घनत्व से आप क्या समझते हैं। इसमें लिखेंगे कि प्रयोग द्वारा ऐसा पाया गया है कि नाभिक का आयतन भी उसके परमाणु की द्रव्यमान संख्या A का समानुपाती होता है। क्या
क्या लिखना है कि प्रयोग द्वारा ऐसा पाया गया है कि नाभिक का आयतन भी और उसके परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए का समानुपाती होता है। इतना लिख दें। उसके बाद अर्थात में हम लिख देंगे भी समानुपाती ए। क्या भी समानुपाती ए, बस यहाँ तक लिख देना। उसके बाद ये सबको डिटेल्स में उतना नहीं लिखना है, बस यहाँ तक लिख दिए। शॉर्ट में लिखना है, कहा है कि 2 नंबर वाला प्रश्न है, यहाँ तक लिख देंगे अर्थात भी समानुपाती ए। उसके बाद इसमें और क्या लिख देना है कि थोड़ा सा डिटेल्स बता देना है कि नाभि का घनत्व लगभग 10 के घात 17, यहाँ पे क्या है 10 के पावर 17 लिखा हुआ है। क्या 10 के पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब की कोटि में होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि नैज अर्धचालक एवं अपद्रव्यीय अर्धचालक में अंतर लिखें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि नैज अर्धचालक एवं अपद्रव्यीय अर्धचालक में अंतर लिखें। तो सबसे पहला क्या है, अंतर लिखना है। तो अंतर तो हम मतलब लिख सकते हैं बढ़िया से किसी भी तरह से, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है। पहला हमारे पास जो दे दिया है कि यहाँ पे नैज अर्धचालक, तो नैज अर्धचालक दे करके हेडिंग बना के लिखेंगे कि शुद्ध अर्धचालक को ही, क्या शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा जाता है। मतलब नैज अर्धचालक किसको कहते हैं कि शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा जाता है। इसे प्राकृतिक अर्धचालक तथा तात्विक अर्धचालक भी कहा जाता है। मतलब सिंपली समझिए कि नैज अर्धचालक किसको कहते हैं, तो शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा जाता है, और नैज अर्धचालक को प्राकृतिक अर्धचालक तथा तात्विक अर्धचालक भी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि नैज अर्धचालक जो है आवर्त सारणी के चौथे ग्रुप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं कि नैज अर्धचालक आवर्त सारणी के चौथे ग्रुप में पाए जाते हैं। उसके बाद इनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब जो भी नैज अर्धचालक होंगे उनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या था कि अपद्रव्यीय अर्धचालक, अंतर लिखेंगे तो अंतर में इस तरह से लिख देंगे, नैज अर्धचालक में लिखें। उसके बाद अपद्रव्यीय अर्धचालक में लिखेंगे कि जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाता है। क्या, जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या होती है कि जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला देते हैं तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को अपद्रव्यीय अर्धचालक कहा जाता है। मतलब कितना आसान है कि जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इसकी चालकता जो होती है बहुत अधिक बढ़ जाती है, और इसी प्रकार के अर्धचालक को ही क्या कहते हैं, अपद्रव्यीय अर्धचालक कहते हैं। इस तरह से हम लिख दिए, अंतर स्पष्ट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि उन 2 कारकों के नाम लिखें जिनमें टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल का प्रस बढ़ाया जा सकता है। क्या, उन 2 कारकों के नाम लिखना है कि जिनमें, मतलब जिनसे टीवी टावर द्वारा प्रेषित जो सिग्नल का होता है प्रस उसको बढ़ाया जा सके। तो इसमें लिख देंगे कि निम्नलिखित 2 कारक हैं। क्या, निम्नलिखित 2 कारक है जिनके द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल को बढ़ाया जा सकता है। पहला क्या है कि टावर की ऊंचाई को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि टीवी टावर द्वारा प्रेषित सिग्नल बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है कि प्राप्ति एंटीना, मतलब हमारे पास जो एंटीना होती है उसकी ऊंचाई बढ़ाकर, क्या उसकी ऊंचाई बढ़ाकर, जिससे यह प्रसारण एंटीना से आते हुए सिग्नल को सीधा अवरुद्ध कर सके। इतना लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझावें। क्या, ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाएं। तो इसमें लिखेंगे ट्रांसफार्मर के जो ताम्र क्षय होता है क्या होता है, कैसे होता है। तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली के तार में, क्या ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली के तार में, मतलब ट्रांसफार्मर में तो हम लोग जानते हैं कि 2 कुंडली होता है, प्राथमिक कुंडली और होता है एक द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली के तार में धारा के प्रवाहित होने पर, क्या धारा के प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है।
जिसे ताम्र क्षय कहा जाता है। मतलब सिंपली सा समझना कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो कुंडली होता है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली, और दोनों कुंडली के तार में जब धारा प्रवाहित होता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, और इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं? ताम्र क्षय कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है? 10 नंबर में प्रश्न कि पाश्चैन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? क्या पाश्चैन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो इसको परिभाषित करेंगे, इसको देखते हैं। 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं, क्या जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं मतलब कि n इक्वल टू 4, 5 या 6 आदि से निम्न कक्षा मतलब n इक्वल टू 3 में लौटता है तो इससे प्राप्त श्रेणी पाश्चैन श्रेणी कही जाती है। पाश्चैन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में होता है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न काफी आसान प्रश्न है हमारे पास कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? उत्तर देंगे, उसके बाद लिख देंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस तरह से हेडिंग बना दिए। अब लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र हैं। क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे वक्र हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता की दिशा बताती है। क्या होती है कि विद्युत क्षेत्र वे वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता की दिशा बतलाती है। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, यदि आपको एक अच्छा अंक लाना है तो बेहतर तरीका से पढ़ना होगा। और इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको MVVI प्रश्न समझिए। और आपको बता भी दिए हैं कि जितने भी प्रश्न आते हैं मैक्सिमम क्या आते हैं? मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं। तो चलिए अगला, उसके बाद क्या इसमें बोला था कि इसके दो गुणों को लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसके दो गुण निम्नलिखित हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के दो गुण क्या है? निम्नलिखित है। पहला क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब सिंपल सा समझना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है धन आवेश से क्या होती है कि धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मतलब धन आवेश से शुरू होगा और ऋण आवेश पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। हमेशा द मोस्ट VVI पॉइंट है कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है? क्या किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर कैसे निर्भर करता है? तो इसमें इसका जो आंसर लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे कि किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से बढ़ती है। ताप बढ़ने से बढ़ती है। क्या होता है कि किसी चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है ताप बढ़ने से बढ़ती है और ताप के घटने से घटती है। मतलब सीधा सा बोल दीजिए कि किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है उसके ताप के समानुपाती होती है। मतलब ताप बढ़ेगा चालकता बढ़ेगा, ताप घटेगा चालकता घटेगा। मतलब फिर उसमें लिख देंगे कि किसी धातु की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। समीकरण क्या है हमारे पास? समीकरण हमारे पास है दिया हुआ कि PT इक्वल टू P नोट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक, जहाँ पे क्या होगा P नोट 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप प्रतिरोधकता, उसके बाद PT क्या है? T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता, उसके बाद क्या है? अल्फा जो है नियतांक है जिसे पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं और जिसका जो मान होता है K इनवर्स होता है। इसका मात्रक क्या होता है? मान नहीं, इसका मात्रक होता है K इनवर्स होता है। इतना डिटेल्स थोड़ा सा हम लिख देंगे। उसके बाद क्या है कि अगला प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया और बहुत आसान भी है। क्या है कि चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या है? कि चुंबक के दो विशिष्ट गुण क्या है? तो उत्तर दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि चुंबक के दो विशिष्ट गुण निम्नलिखित है। इसी तरह से लिखना है एग्जाम में कि चुंबक के दो विशिष्ट गुण निम्नलिखित है। पहला दे दिया आकर्षण गुण। क्या पहला आकर्षण गुण? इसमें लिखें कि जिसके कारण उसमें चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता होती है। आकर्षण गुण
पहला क्या, दो गुण हम लिख दें, पहला आकर्षण गुण और दूसरा क्या, दैशिक गुण। लेकिन बताएंगे कि आकर्षण गुण है क्या, इतना आसान थोड़ा है, इतना शॉर्ट में नहीं लिखना। लिखना कि आकर्षण गुण कहते हैं किसको, तो आकर्षण गुण क्या है कि जिसके कारण उसमें मतलब चुंबक में चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वही क्या, आकर्षण गुण। उसके बाद क्या है, अगला है कि दैशिक गुण। दैशिक गुण कहने का मतलब, चुंबक का दैशिक गुण कहने का मतलब वह गुण जिसके कारण वो दिशा को बताता है, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा की ओर हमेशा मुड़ जाता है। तो इसमें लिख देंगे कि जिसके कारण वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों में लगभग उत्तर दक्षिण दिशा की ओर दिष्ट रहता है। उसके बाद अगला प्रश्न 14 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत आवेश क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। तो विद्युत आवेश क्या है, तो आप बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले दे देंगे विद्युत आवेश, उसमें लिखेंगे विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। क्या, विद्युत राशि वह भौतिक गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं, लिख दिया। उसके बाद क्या, इसके दो गुणों को लिखना है। क्या करना है, इसके दो गुणों को लिखना है। तो इसके दो गुण निम्नलिखित हैं, इस तरह से लिखना है कि इसके दो गुण निम्नलिखित हैं, मतलब स्पष्ट पता चले कि हम क्या लिख रहे हैं। तो पहला गुण में लिख देंगे आवेश योगात्मक होते हैं। क्या, आवेश योगात्मक होते हैं। और दूसरा क्या, आवेश संरक्षित होते हैं। क्या, आवेश संरक्षित होते हैं, मतलब आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है, कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है। तो इसमें लिखेंगे कि कूलॉम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला, कूलॉम नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। क्या है कि कूलॉम का जो नियम है केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। उसके बाद दूसरा क्या है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है, मतलब कूलॉम का जो नियम है केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि यह नियम, क्या, यह नियम मतलब कूलॉम का नियम, क्या, कूलॉम का जो नियम है 10 के घात, यहाँ क्या है, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि 10 के पावर -14 मीटर, क्या, 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। मतलब कूलॉम का जो नियम होता है कि 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता। इतना हम लिख देंगे कूलॉम के नियम की सीमाएं में। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रतिरोधकता एवं विद्युतीय चालकता से आप क्या समझते हैं। क्या, प्रतिरोधकता एवं विद्युतीय चालकता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले क्या, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता को डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि प्रतिरोधकता है क्या, प्रतिरोधकता कहते हैं किसको। तो क्या है इसमें कि किसी चालक का प्रतिरोध R, क्या, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है R, चालक की लंबाई L के समानुपाती। क्या, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध R जो होता है चालक की लंबाई L के क्या होता है, समानुपाती। और उसके बाद चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब सीधा सा समझना कि प्रतिरोधकता किसको कहते हैं। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना R, वो चालक के लंबाई के समानुपाती और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अर्थात इसका मतलब यही हुआ, सिंपली इसको देखें डिफिनेशन से क्या बताया कि चालक का जो प्रतिरोध होगा R होगा, क्या होगा, चालक का जो प्रतिरोध R होगा L के हो गया समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इस तरह से मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R समानुपाती L बटा A, क्या, L बटा A। इस तरह से हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा कि R समानुपाती का जो चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा R बराबर समानुपाती चिन्ह जो हटा, तो यहाँ पे एक क्या आया, र आ जाएगा। क्या, र आ जाएगा, समानुपाती के बदले यहाँ पे र आया तो र L बटा A। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देंगे कि जहाँ र क्या है, एक नियतांक है। क्या, र जो है एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहा जाता है। मतलब इस रो को ही चालक का प्रतिरोधकता कहा जाता है। क्या, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, इसको रो पढ़ते हैं। इसे ही विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, मतलब प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रो का मान हम निकाल सकते हैं। समीकरण 1 जैसे कि यहाँ पे है, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है
की है कि R इजकल टू रो L बटा ए। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि र बराबर क्या हो जाएगा, र बराबर हो जाएगा तब हो जाएगा यहाँ पे ये R जो है यहाँ ए है भाग में बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना, तो R बटा ए, R इंटू क्या हो जाएगा ए, R इंटू ए, अब बटा में क्या हो जाएगा L। उसके बाद क्या लिख देंगे, उसके बाद थोड़ा सा लिख देंगे कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है ओम मीटर होता है। उसके बाद दूसरा भाग यहाँ पे क्या था, इसमें दूसरा पूछा था कि विद्युतीय चालकता से आप क्या समझते हैं। क्या दूसरा पूछा कि विद्युतीय चालकता से आप क्या समझते हैं। आप लिखते हैं विद्युतीय चालकता के बारे में, तो विद्युतीय चालकता के बारे में यहाँ पे हम लिखते हैं, तो हेडिंग दे दिए विद्युतीय चालकता। उसके बाद इसमें हम लिखेंगे कि किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युतीय चालकता कहते हैं। मतलब जो हम अभी प्रतिरोधकता देखे न उसी के उल्टा को, क्या उसी के उल्टा को मतलब व्युत्क्रम को ही कहते हैं विद्युतीय चालकता। कितना आसान है कि विद्युतीय चालकता किसको कहते हैं, तो किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विद्युतीय चालकता कहते हैं। या तो आप सिंपल लिख दीजिएगा कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही विद्युतीय चालकता कहते हैं। अब विद्युतीय चालकता को के द्वारा सूचित किया जाता है। क्या होता है, विद्युतीय चालकता को के द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद अतः विद्युतीय चालकता मतलब के इक्वल टू 1 बटा रो, क्या 1 बटा रो। तो रो यहाँ पे जो है क्या है, रो है प्रतिरोधकता है, और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं विद्युतीय चालकता। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 1 बटा, और रो का जो मान होता है RA बटा L होता है, क्या RA बटा L होता है। उसके बाद के बराबर क्या हो जाएगा, ये L जो है ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा के इजकल टू, क्या हो जाएगा के इजकल टू L बटा RA। यही क्या हो गया विद्युतीय चालकता, क्या विद्युतीय चालकता हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कि समीकरण 1 एवं 2 की मदद से विद्युतीय चालकता का मान ज्ञात किया जा सकता है, जिससे कि हम विद्युतीय चालकता का मान यहाँ ज्ञात कर लिए। उसके बाद क्या है, विद्युतीय चालकता का SI मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं। मतलब सिंपली आप समझिए ना, उतना टेंशन नहीं लेना है कि विद्युतीय चालकता का जो SI मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 18 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि शैथिल पास क्या है, इसकी सहायता से धारणशीलता एवं निग्राहिता को समझाइए। क्या शैथिल पास क्या है, इसकी सहायता से धारणशीलता एवं निग्राहिता को समझाइए। तो इसमें थोड़ा सा हम लिख देंगे डिटेल्स में। क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक फिगर इस तरह से बना लेंगे, उसमें फिर उसके बाद लिखेंगे चुंबकीय शैथिल ग्राफ, चुंबकीय शैथिल ग्राफ। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि चुंबक तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र का पीछे छूट जाने की क्रिया शैथिल कहलाता है। क्या मतलब शैथिल किसको कहते हैं कि चुंबकन तीव्रता का चुंबकन क्षेत्र का पीछे छूट जाने की क्रिया को शैथिल कहलाता है। उसके बाद क्या है, शैथिल का प्रभाव यह होता है कि जब चुंबकीय पदार्थ चुंबकन वक्र से गुजरता है तो जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। ऊर्जा में यह कमी शैथिल हास कहलाता है। मतलब शैथिल हास कहलाता है, मतलब शैथिल हास का मतलब हुआ कमी। यह ऊर्जा पदार्थ में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। पदार्थ के प्रति एकांक आयतन तथा प्रति चक्कर के लिए शैथिल हास शैथिल वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि धारणशीलता और निग्राहिता को परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे क्या है कि धारणशीलता, क्या धारणशीलता रिटेंटिविटी, क्या रिटेंटिविटी, धारणशीलता को क्या कहते हैं रिटेंटिविटी। इसमें हम देखते हैं कि धारणशीलता किसको कहते हैं। तो क्या होता है कि जब चुंबकीय बल घटकर शून्य हो जाए, जब चुंबकीय बल घटकर शून्य हो जाता है तब अवशिष्ट चुंबकत्व का मान धारणशीलता कहलाता है। उसके बाद निग्राहिता का जो परिभाषा होता है कि निग्राहित उस व्युत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र का मान है। क्या निग्राहित उस व्युत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र का मान है जो चुंबकीय पदार्थ पर इस तरह आरोपित किया जाता है ताकि वह अवशेष चुंबकत्व को घटाकर शून्य कर दे। इतना हम लिख देंगे निग्राहिता में। उसके बाद अगला प्रश्न है
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस अब मात्र 2 प्रश्न बचा है। 19 नंबर प्रश्न है, क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा का पूर्ण ज्ञान जिन राशियों से प्राप्त होता है। मतलब किसी भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्या परिमाण और दिशा का पूर्ण जानकारी जिन राशियों से प्राप्त होता है उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहा जाता है। क्या उन्हें उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय तत्व कहा जाता है। और ये तत्व कौन होते हैं, दिक्पात होते हैं। इस तरह से नंबरिंग करके लिख देना, दिक्पात या नति या नमन, उसके बाद चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इतना लिख दें। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके 4 गुणों को लिखें। तो विद्युत चुंबकीय तरंग हेडिंग दे करके उसमें उसके बाद हम लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंग होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती है तथा ये दोलन तरंग संचरण दिशा के लंबवत होते हैं, इतना लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके 4 गुण को लिखना है। तो 4 गुण को इसके 4 गुण को हम देख लेते हैं। तो इसके गुण है, तो गुण को यहाँ पे दे दिए हैं, क्या है कि गुण 4 गुण है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग गति है जिसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। क्या विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, गति है, एक गति है जिसके विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है इसका गुण कि विद्युत चुंबकीय तरंग में ई तथा बी का अनुपात एक निश्चित मान होता है। यह अनुपात प्रकाश के चाल के बराबर होता है। क्या प्रकाश के चाल के बराबर होता है, मतलब E/B = C, जो कि C क्या है, प्रकाश के चाल। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निम्नलिखित सूत्र से दी जाती है। मतलब निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल है वो उसका जो जिस सूत्र से दिया जाता है वो सूत्र क्या है, C = 1/√μ0ε0। उसके बाद क्या है, चौथा क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा एवं संवेग का वहन करती है। चलिए आज का क्लास इतना ही तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।